नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक की तैयारी में, ताकि इनके कामकाज में और भी जवाबदेही सुनिश्चित हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो और साथ ही जो महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी है ये भी सुनिश्चित हो सके। इसमें कई दावे किए जा रहे हैं, इसमें कई बातें कही जा रही हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल संसद में पेश करने की बात कही जा रही है। ऐसे में किसी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लग जाएगी। इस बात को लेकर भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं सशंकित हैं और कुल 40 संशोधनों पर चर्चा के बाद कैबिनेट की जो मंजूरी है ये बन चुकी है, यानी कि बिल्कुल अब सब कुछ तैयार है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं, जिसको लेकर संशय बरकरार है। तो आज इसी पर डिबेट होने वाली और सीधे डिबेट पर ही आते हैं। आज की डिबेट में हमने बुला भेजा अफजल अब्बास, चेयरमैन बिहार शिया वक्फ बोर्ड के हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी, पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रामसागर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे। मेयर इकबाल अंसारी हैदर, प्रदेश महासचिव जेडीयू से होंगे। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन इसमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जो परेशानियां हैं खुलकर अब सामने आने लगी हैं, इस पर हम जरा बात करते हैं। सबसे पहले अफजल अब्बास, आपसे हम जरा जानना चाहेंगे कि ये जो तैयारी की गई है क्लियर तरीके से, एक बड़े कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो अफजल अब्बास जैसे ही आते हैं उनके पास चलेंगे, लेकिन डॉक्टर फैयाज अहमद हैं हमारे साथ बैठे हुए, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैयाज, इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, मैं इस पूरे मामले को एक सुधार की दृष्टि से देखता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट के तहत जो हुआ है उसमें सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और मेरा जो अपना इस पे टेक है कि इसको सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं सुबह से देख रहा हूं कि इस पे लगातार सांप्रदायिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दोनों तरफों से किया जा रहा है। तो इसको सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अड़ियल रुख है, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं कि नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। ये देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है, चुनी हुई सरकार कोई अगर डिसीजन लेती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं, उसके सहमति जता सकते हैं। लेकिन ये अड़ियल रुख अपना लेना कि नहीं साहब हम नहीं होने देंगे, तो ये बिल्कुल मुस्लिम लीगी मानसिकता है। जो आप जानते हैं कि इस तरह के जितने भी जो मुस्लिम नाम पे, अल्पसंख्यक नाम से संस्थाएं हैं, वो जो मुस्लिम समाज का जो एलीट वर्ग है, अशराफ वर्ग है, जो विदेशी मूल का मुसलमान है, जो शासक रहा है भारत का, वो करता है। और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पे, सांप्रदायिकता के बाइनरी पे परेशानी कहां आकर खड़ा होती है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर आज हमें जो इस डिबेट के माध्यम से डॉक्टर फैयाज एकदम क्लियर करना होगा कि परेशानी कहां आकर खड़ी होती है, परेशानी किन्हें, वो तो समझ में हमें आ रहा है, लेकिन इस बदलाव से परेशानी किन्हें हो सकती है। और अभी तक जो एक्वायर जमीनें हैं या फिर जो इसके अंतर्गत जो जमीनें आती हैं, और जिस तरीके की जो संशोधन की जो बात की जा रही है कि 40 से ज्यादा अमेंडमेंट इसमें हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या वो पेचीदा पहलू हैं जिन्हें सामने आना चाहिए, आम प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? देखिए, मैं इस सवाल के जवाब देने से पहले बुनियादी चीजों को समझ लेना चाहिए। एक तो किसी भी संस्था में या किसी भी कानून में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा, जो वक्फ बोर्ड है उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। मुस्लिम संस्थाएं ज्यादातर अलोकतांत्रिक सिस्टम में चलती हैं, वो बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम पे चलती हैं, तो उसमें भागीदारी भी नहीं हो पाती है, पसमानदा समाज की भी नहीं हो पाती है, समाज की महिलाओं की भी नहीं हो पाती है। वो चंद परिवार के लोग उसको चलाते हैं। वक्फ बोर्ड और उसमें जितने लोग हैं, आप देख लीजिए, 2-4 परिवारों के लोग होते हैं जो सारे चीज को सिस्टम लेके अपना चलते हैं। तो ये उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि सरकार तो लोकतांत्रिक सरकार है ना, लोक हित को सामने रख के ध्यान देगी। ये हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है, ये देश के नागरिकों की समस्या है कि जो वक्फ होता है, जो अल्लाह के नाम पे जमीन दान दे दी जाती है, उसको चंद परिवार को लोग क्यों डील करें वो। और दूसरा, ये वक्फ बोर्ड को इतनी स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए किसी भी संस्था को, और किसी भी धर्म की किसी भी संस्था को इतनी स्वायत्तता नहीं मिलनी चाहिए कि वो संविधान और देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के ऊपर हो जाए। जो वक्फ बोर्ड के बारे में देखते हैं कि इसमें जो अंधकार है उसको लोकतंत्र के प्रकाश से प्रकाशित करना चाहिए। ये जो है पहली चीज, इसमें भागीदारी सारे समाज की होनी चाहिए। अब आइए, आपका जो मूल प्रश्न था कि इसमें दिक्कत क्या हो रही है। देखिए, दिक्कत उनको नहीं है जो इसका माल खा रहे हैं, जो इस वक्त पे अल्लाह रसूल के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अपना पेट भर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन आम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आम जो मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है,
उसको इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे बरगला दिया जाए कि भाई ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाह रही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कमजोर मुसलमान है, दबा कुचला मुसलमान है, और वक्फ जब कोई आदमी अपनी जायदाद या संपत्ति दान करता है समाज को, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि कमजोर लोगों को इसका लाभ मिले। जो अमीर लोग हैं, क्या डेटा क्या है, तो जरूरत भी नहीं है। डेटा क्या कहता है डॉक्टर फैयाज, डेटा क्या कहता है? आपने एक लाइन अच्छी बताई यहां पर कि कमजोर लोगों को अहमियत देने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए वक्फ काम करता है, और इसकी परिकल्पना ही यही है, सोच यही है इसके पीछे। हाँ, लेकिन ये हो नहीं पाता है, ये हो नहीं पाता है। डेटा क्या है? अगर जितने भी, अगर ग्राउंड पे देखिए आप, मैं एक लाइन में बात कहूँ, आप जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, मैं समझता हूं कि 30-32 राज्यों में है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, आप उसमें देखिए उसमें किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग अपॉइंट होते हैं। उसमें कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, वो लोकतांत्रिक उसका सिस्टम ही नहीं है, चंद परिवारों को लोग हैं, उसी को कंट्रोल करते हैं। वक्फ पे देखिए सच्चर कमेटी ने एक चैप्टर बनाया है, उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, सरकार की तरफ से भी है, समाज की तरफ से भी, वक्फ बोर्ड में भी है, जो कानून हमारा प्री एग्जिस्टिंग कानून है उसमें भी है। तो सरकार अगर इसमें सुधार करने का प्रयास करती है तो इसको हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक बाइनरी से ऊपर उठ के लोक हित में इस पे फिर एक सवाल चाहिए। अब जो लोग इसमें एक परंपरागत तरीके से आते जा रहे हैं और जिनमें फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे एक सवाल तो आपसे पूछेंगे कि अभी तक सरकार ने इसमें जो चेंजेस की बात है, इसमें चेंजेस होने वाले हैं, अभी तक कानों तक यही आवाज आ रही है, लेकिन डॉक्टर फैयाज आपको क्या मालूम है कि क्या चेंजेस, बड़े चेंजेस होने वाले हैं? और अगर जिन चेंजेस की बात अगर आप कर रहे हैं वहां पर अगर ये कुछ विसंगतियों की बात अगर हो गई, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप किस लेवल की बदलाव की बात कर रहे हैं, आप कहां बदलाव की बात कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को जरूर बताइए। अभी पूरा बिल मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो न्यूज में खबरें आ रही हैं छन के, उसमें ये एक बात साफ तौर से दिखाई देती है कि जो वक्फ बोर्ड की जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता का बिल्कुल स्वतंत्रता के दर्जे में है, वो सरकार के पैरेलल अपना डिसीजन देती है, तो उस पे कुछ ब्रेक लगेगी, रोक लगेगी, उसके जो असीमित अधिकार हैं उसको सीमित किया जाएगा, जिसको मैं समाज हित में, मुस्लिम समाज के हित में भी समझता हूँ, देश के भी हित में समझता हूँ कि कोई भी संस्था है वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। देखिए, कमजोर लोगों के हक में या जो दबे कुचले लोगों के हक में लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जितनी संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में होंगी, उतना ही कमजोर लोगों का फायदा होगा। तो लोग तो ये भी कहेंगे कि आप जो है सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी के जुबान से बराबर पासमानदा मुसलमानों के हित और हकूक की बात की जा रही थी, तो ऐसे में आपके आप यहाँ जो सपोर्टिव तरीका या फिर जो आपकी बात करने का तरीका है, तो उसे भी तो ये लोग गलत तरीके से मानेंगे कि नहीं, हमें लगता है कि नहीं आप भी मिल गए हैं, कुछ ऐसी बातें आप तक आ भी रही होंगी। देखिए, कौन क्या समझता है ये मेरा मुद्दा नहीं है। हाँ। मैं जो देश हित में है, समाज हित में, उसके सामने से बात करता हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं चूंकि इलेक्शन तो लड़ना नहीं है कि मुझे किसी लोगों का तुष्टिकरण करना है, संतुष्ट करना है, या किसी चैनल को संतुष्ट करना है, किसी सरकार को संतुष्ट करना है। अगर सरकार कोई अच्छा कदम ले आती है तो इसको स्वागत होना चाहिए। हाँ, किसी को कुछ शंकाएं हैं तो शंका को रखनी चाहिए। लोकतंत्र का तो यही मतलब है ना विवेक जी। ठीक है। अगर हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो बिल आ रहा है उसमें ये दिक्कतें हैं तो उस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। एजे यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उनसे उनका हम ले लेते हैं रिएक्शन क्या है, आरजेडी इस विषय पर कैसे देख रही है। जहां पर पासमानदा मुसलमानों की बात है, डॉक्टर फैयाज अहमद ने अपनी बात क्लियर कह दी कि हम क्या चाहते हैं। इस सोच, एक बढ़िया सोच के तहत इसे बिल्कुल लेकर चला जाना चाहिए था, जो हो नहीं पाया। और कई लोग हैं इस डिबेट से पहले हमारे साथ भी काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनसे भी हमने सीधे तौर पर यही सवाल पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईमानदारी तो नहीं है। तो जब इस लेवल पर जहां पर कुछ 4, 5, 6 या फिर 10 लोग हैं, उनसे जब हम ये सवाल करते हैं, वहां से भी जब हमारे कानों तक आवाज आती है कि बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, लेकिन हो कहां पाता है, सवाल ये है। तो इस पर आरजेडी क्या सोचती है, क्योंकि आपके साथ भी MY और A to Z चलता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। विवेक जी, यहाँ MY और A to Z की बात नहीं है, ये एक माइनॉरिटी सेक्शन जो हमारे देश की है, इनका एक अहम मुद्दा है और इस पे वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो सुधार हो जाए, समाज में सुधरेगा। ये माइनॉरिटी सेक्शन है। वक्फ मतलब ही होता है दान करना, रिलीजन के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दान करे, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको फायदा हो जाए। लेकिन होता क्या है, हमें बीजेपी का जो तरीका है, उनका जो इंटेंशन सही है कि नहीं,
इस पे शंका होती है। आप यूपी में देख लीजिए, बुलडोजर वाला केस होता है, मुसलमानों के घर को तोड़ दिया जाता है। जिस तरह से लगातार नहीं, एक सीधा सा सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं, इसमें जो बदलाव की बात हो रही है, क्या ये जायज है, ये सही है और बदलाव होने चाहिए, खासकर वैसे मुसलमानों के बारे में जो कि बहुत वो मतलब कहिए कि वो उनकी प्रगति, विकास, सारी चीजें अवरुद्ध हो गई हैं, रुक गई हैं, उनके सामने अंधेरा है। विवेक जी, कहीं भी अगर सुधार होता है ट्रांसपेरेंसी के साथ और हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसको मिसयूज किया जाता है, अगर सरकार की इंटेंशन सही नहीं है तो इसको मिसयूज किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी को सरकार भी ले सकती है, प्राइवेट कंपनीज ये तो ऐसी ही बात होगी ना कि अभी गाड़ी खरीदी नहीं, रिसेल की बात होने लगी। अपना इंटेंशन अभी बदलाव अगर इसमें पॉजिटिव बदलाव हम तो मान के चलेंगे ना। अजय यादव जी, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, आपको मौका भी दे रहे हैं। अगर अभी कुछ सकारात्मक बदलाव के बारे में ही हम सोच सकते हैं, अभी से ही उसके गलत इंपैक्ट या फिर कुछ गलत चीजों को लेकर के अभी से अब ऐसा कुछ भ्रामक बना लेना या फिर उसको ऐसे कुछ हेट स्पीच के जरिए फैलाना, ये सही नहीं है। हमें ये बताइए कि कुछ अच्छे बदलाव की बात हो रही है जिस पर अभी और भी प्रकाश डाला जा रहा था, और खासकर जो वैसे समाज सेवी हैं जो कि पसमानदा मुसलमानों को या फिर जो निचले स्तर पर जो लोग हैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी इसे अगर पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं तो बढ़िया है। विवेक जी, जब हम कोई नया कदम उठाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अच्छी ही बात सोचते हैं, हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को लेते हैं। इससे अच्छाई क्या हो सकती है, इससे बुराई क्या हो सकती है। ज्यादा अगर अच्छा होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए अच्छाई और बुराई सोच करके ही हम कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें भला हो जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मिसयूज किया जाता है, जैसे अभी हो रहा है डिस्प्यूट की बात, अगर डिस्प्यूट होगी तो हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव के पास मामला जाएगा। एग्जीक्यूटिव के पास क्यों जाएगा मामला? जुडिशरी के पास जाना चाहिए इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर आप इसको और फैलाना चाहते हैं, ऐसे भी पहले से भी वक्फ बोर्ड में एक सिस्टम है कि एक एमपी होना है, एक एमएलए होना है, एक महिला को होना है, एक बार काउंसलर को होना है, एक सोशल वर्कर को होना है, एक स्कॉलर को होना है, 7 लोगों की मेंबर है। तो जहां पे ये फुलफिल नहीं होती उसको आप पूरी करें। लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है और अगर मुसलमान समुदाय के लोग खुश होते हैं इससे, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन हम लोग पीछे देखे हुए हैं कि मुसलमान समुदाय को बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। भगवान न करे कि इस बार भी टारगेट करे, अच्छा सोचे और अच्छा करे, हम लोग भी यही चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर फैयाज, एक बार फिर हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी जो आरजेडी ने कहा, आरजेडी की जो सोच है कि हम उसके प्लस और माइनस दोनों को देखते हुए ही कुछ कहेंगे, और इस वक्त जो है वो कुछ पिछले चैप्टर्स को देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है, आरजेडी को ऐसा लगता है कि आगे आने वाली जो बदलाव हैं उनमें कुछ ज़्यादा कुछ अहम नहीं होने वाला है, यानी कि खुलकर कुछ नहीं होने वाला है। जी देखें, मैं बहुत ही दुख होता है मुझे कि मुसलमानों से संबंधित कोई भी बात होती है तो पक्ष और विपक्ष उसको जो है राजनीति का फुटबॉल बना देता है। विपक्ष वाला उधर मारता है, पक्ष वाला उधर मानता है। उसमें हमारे सामाजिक सुधार की चीजें रुक जाती हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात रही हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात रही हो, चाहे आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया कश्मीर में उसकी बात रही हो, या यूसीसी की बात रही हो, या फिर वक्फ बोर्ड की बात रही है, मदरसा बोर्ड की या मदरसा से कोई भी बात हो, तो पक्ष विपक्ष इस पे फुटबॉल खेलने लगते हैं। इससे हमारा नुकसान होता है। तो विपक्ष में है आरजेडी, ये तो उनको पक्ष का विरोधी करना है। तो ये राजनीति करने वाले लोग जाने, हम लोग समाज में काम करते हैं, समाज के दुख दर्द से हमारा सामना है, हम इसको बहुत पॉजिटिव देखते हैं। हमने कहा कि अगर इसमें कुछ कमी जाती है तो उसमें बहस होगी, बात होगी। लोकतांत्र रूप से चुनी सरकार है, पार्लियामेंट में विधेयक आया, उस पर बहस होगी, लंबी बहस होगी। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। और एक लोकतंत्र की सुंदरता की जो बात है, विपक्ष को भी पॉजिटिव इसको लेकर बढ़ना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पे जो है सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। साहब बीजेपी लाई है इसलिए हम विरोध करेंगे। अगर भाई बीजेपी कोई अच्छी चीज ला रही तो एक जगह से और विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एक मिनट सर, एक मेयर इकबाल अंसारी हैदर हैं, प्रदेश महासचिव जेडीयू से। ये जेडीयू से एक आवाज आ रही है बराबर, इकबाल साहब, और वहां से भी कुछ आवाज जो है विरोधाभास वाली है, और वो आवाज कोई नई नहीं है बल्कि वो पुख्ता राजनीति करने वाली आवाज है, और आज से नहीं बल्कि कई सालों से वो पॉलिटिक्स में, आप समझ पा रहे होंगे जिनके बारे में हम कह रहे हैं, पूर्व सांसद जेडीयू के इकबाल अंसारी साहब। आप पहले नाम विवेक जी हमारा आप ठीक कर लें।
हाँ, मेजर इकबाल हैदर नाम है हमारा। मेजर इकबाल, ठीक है सर, उसको हम सुधरवा लेते हैं, मेजर इकबाल अंसारी। इकबाल हैदर, अच्छा, मेजर इकबाल हैदर। इकबाल हैदर, ठीक है, मेजर इकबाल हैदर, इसको सुधरवा लेते हैं। तब तक आप अपनी बात रखिए। आपने कहा कि एक आवाज उठ रही है। अभी डॉक्टर फैयाज साहब कह रहे थे कि पसमानदा को ऐसे किया जाता है, यह होता है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ, ये इन्होंने सही कहा कि वक्फ अल्लाह के नाम पर किया जाता है। अल्लाह के नाम पर जो चीज दे दी जाती है उसी को वक्फ कहा जाता है। वक्फ दो तरह का होता है, एक वक्फ फी सबीलिल्लाह होता है और एक वक्फ अलल औलाद होता है। तो फी सबीलिल्लाह में का अलग पैटर्न है और वक्फ अलल औलाद में जो लोग उस तरीके से करते हैं तो उनका अलग ये है। लेकिन वक्फ की जहाँ तक बात है तो वक्फ तो ऑलरेडी पहले से होता रहा है। उसके लिए विभिन्न सरकारों ने काम किया है, वक्फ बोर्ड बना है और सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया है। अब रही बात कि वक्त पर, समय समय पर जब जहाँ ज़रूरी समझा गया कि यहाँ पे ये संशोधन ज़रूरी है जनहित में, वक्फ बोर्ड के से जो लाभान्वित लोग होते हैं, जो लोग लाभान्वित होने वाले हैं, लाभुक हैं, उनके लिए जो उनके हित में जो कुछ हो सकता है उसके लिए समय समय पर तो आप इस बदलाव को सही ठहरा रहे हैं जेडीयू की तरफ से? नहीं, बदलाव को अभी तो बिल आई ही नहीं है। ठीक है। अगर मंशा आ गई तो बिल भी मंशा हो गई ना कि अब उसके अंदर जो है उसको पूरी तरह से। हाँ, तो जब बिल आए, ताकत में कटौती की बात तो दिमाग में चढ़ गई ना। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सब धर्मों का, सब वर्गों का ख्याल रखते हैं। सबके लिए उन्होंने बिहार में सन 2005 से ही काम किया, 19 साल से लगातार। नहीं, ठीक है, लेकिन अभी जिस बदलाव की बयार बह रही है, क्या आप उसके साथ हैं, उस हवा के साथ हैं? आपने एनआरसी के मुद्दे पर भी आपने देखा उनका निर्णय हमारे बिहार में, और बिहार में वक्फ की संपत्ति पर जो काम हो रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स सब समझ में आने लगा। नहीं, ठीक है। रामसागर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से, रामसागर सिंह जी, और आखिरी समय में आपको लाने का मतलब ये था कि आप देख लीजिए कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, सामने कौन लोग हैं, आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन लोग नहीं है। जिस बदलाव की बात हो रही है, जिस 40 बदलाव की बात हो रही है, तो नियम कायदे कानून तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी अपने नेता का नाम लेकर एक मिनट अरे रुकिए, समझ में आ रहा है हमको भी। रामसागर सिंह जी, विवेक जी, ये वक्फ बोर्ड का जवाहरलाल नेहरू जी के 54 में उन्होंने लाया, फिर 55 में निरस्त किया, फिर 64 में एक परिषद का गठन किया गया। उसको केवल एडवाइजरी कमेटी वो थी, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधीन रहता था, एडवाइस केवल करता था। लेकिन 95 में जो अल्पसंख्यक का जो अल्पमत की सरकार थी नरसिम्हा राव का, उसमें जो संशोधन कर करके और जो पावर दिया गया, उस पावर के बाद से ही, क्योंकि उनको उस तरह के लोगों का जरूरत था, पावर दिया गया था। ये पावर बूस्टर आकर, आप तो डॉक्टर हैं, पावर बूस्टर दे दिया गया। पावर बूस्टर में पावर बूस्टर भी कह सकते हैं, और वहीं से कुछ गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। फिर 13 में मनमोहन सिंह की सरकार, वो भी अल्पमत की सरकार थी, फिर वहां भी किसी के दबाव में फिर वहां भी कुछ संशोधन 13 में किया गया। और फिर जब इस तरह की बातें होने लगी तो समाज के अंदर से, जैसे मैं बिहार की भी बात करता हूं, अभी लोगों से बात हो रही थी कि वक्फ बोर्ड का जमीन, ये आपको डाक बंगला चौराहा से लेकर के गांधी मैदान तक का, उस पर किन लोगों का कब्जा था और फिर किन लोगों के हाथों में बेचा गया है, और बेच करके फिर वो तो अस्पताल बनाने के लिए हुआ था, शिक्षा संस्थान बनाने के लिए दान दिया गया था। लेकिन क्या वो शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, उस पर क्या अस्पताल बने हुए हैं,
उससे इतर होकर के मॉल बने हुए हैं सारे सारे जगहों पे अपना कब्जा जमा करके। जब कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, अगर उसमें कोई अच्छे संशोधन की बात हो, अच्छे विचारों को लेकर के, तो उसमें कुछ गलत बिल्कुल नकेल कसी जानी जरूरी है। काम करे। एक छोटा सा उदाहरण रामसागर सिंह ने दिया, लेकिन बात दूर तक गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, समय की समाप्ति होती है। खबरें लगातार जारी हैं और आप बने रहिए हमारे साथ।